हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। हेडिंग है शांति आवृत्तियाँ। इससे पहले कल की क्लास में मैंने शांति कौशलों की आधार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने सामाजिक मूल्य, शिक्षा, सृजनात्मकता, सर्वांगीण विकास और नैतिकता, सद्भावना और विस्तृत सोच के बारे में चर्चा की थी। तो आज मैं शांति आवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन समय की शांति शिक्षा। प्राचीन समय में शांति शिक्षा कैसी थी और शांति शिक्षा के माध्यम से बालक को शिष्टाचार, सद्भावनाएं, कर्तव्यपरायण इत्यादि के गुण सिखाए जाते थे। बालक को सबसे पहले प्राचीन समय में शांति शिक्षा के बारे में अध्ययन कराया जाता था। कहा जाता था कि शांति ही सबसे बड़ा आपका एक धरोहर है। आप किसी भी स्थान पर हैं तो शांति प्रिय रह सकते हैं। प्राचीन समय की शांति शिक्षा एवं उसके प्रयासों का महत्व आज भी है। प्राचीन समय की शांति शिक्षा एवं उसके प्रयासों का महत्व आज भी है, परंतु वर्तमान समय की शांति शिक्षा का स्वरूप सामान्य शांति शिक्षा से पृथक होना चाहिए। जो वर्तमान की शांति शिक्षा है उससे सामान्य शांति शिक्षा से पृथक होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समाज की मांगें पृथक हैं। आज हर व्यक्ति की मांगें अलग अलग हैं। आज व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक आवश्यकता समाप्त होने पर दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। यह अर्थशास्त्र का नियम है। तो इसीलिए कहा गया है, क्योंकि वर्तमान समाज की मांगें पृथक पृथक हैं। वर्तमान विश्व ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है जहां शांति आवृत्तियों की आवश्यकता अनिवार्य है। वर्तमान में जो विश्व हमारा देश है आज ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है जहां शांति आवृत्तियों की आवश्यकता अनिवार्य है। संपूर्ण वैश्विक शांति शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शांति आवृत्तियों का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व विनाशकारी गतिविधियों से दूर होते हुए विकास मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो पहला पॉइंट है आपका है परमाणु अग्रसर। परमाणु विरोध का मतलब है कि परमाणुवाद का विरोध। यहाँ का और है परमाणुवाद का विरोध। वर्तमान समय में वैश्विक शक्तियाँ अपने अपने सैन्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में लगी हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को सामाजिक एवं परमाणु क्षमताओं से संपन्न करना चाहता है। विश्व शांति के लिए इस प्रकार के परमाणुवाद का विरोध होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश आज एक अपना परमाणुवाद का विरोध दिखाता है। जैसे पाकिस्तान है, आए दिन हमारी सीमाओं पर, हमारी भारत की सीमाओं पर युद्ध की चुनौतियां या आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अगर भारत, कल की मैंने ऐसी हेडिंग बताई थी, कल का यदि भारत इन परमाणु अगर उसका विरोध करे या उससे युद्ध करने की लिए तैयार हो तो एक डर बना रहता है वो कहीं परमाणु बम न डाल दे, जिससे हमारा और भी भारत का जनधन और भारत की जनसंख्या वृद्धि ये सारी आपदाओं से त्रस्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को सामाजिक एवं परमाणु क्षमताओं से संपन्न करना चाहता है। विश्व शांति के लिए इस प्रकार के परमाणुवाद का विरोध होना चाहिए। अगर विश्व में शांति चाहते हो तो परमाणुवाद का विरोध होना अति आवश्यक है। परमाणुवाद एवं अणु बमों की आवश्यकता शांति युक्त समाज में नहीं होती है। शांति युक्त समाज युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं करता, वरन शांति वार्ता से समस्याओं का समाधान करता है। अतः शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में परमाणु शक्ति के हिंसक स्वरूप पूर्णतः समाप्त करके मानव विकास के उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार 21वीं शताब्दी की शांति शिक्षा परमाणुवाद के विरोध में से प्रारंभ होनी चाहिए। इसी की दूसरी हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय समझ। अंतर्राष्ट्रीय समझ ही सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक मंच पर केंद्रित है।
शांति की आवश्यकता किसी एक राष्ट्र या समाज को नहीं वरन संपूर्ण विश्व को होनी चाहिए। कहने का मतलब आज हमारे भारत में कोविड-19 के बारे में पूरा विश्व एकजुट है और इस महामारी का अंत नहीं हो पा रहा है। विविधता के लिए सहन शक्ति, विविधता के लिए सहन शक्ति, विविध प्रकार की विचारधाराओं एवं शक्तियों का प्रचलन है। मानवीय वृत्तियों के अनुसार हम अपनी संस्कृति धर्म विचारों को अधिक पसंद करते हैं। कहने का मतलब है हम अपने अपने धर्मों को मानते हैं, अपनी अपनी शक्तियों को मानते हैं। इस प्रकार की विविधता में सहन शक्ति होना चाहिए। इसके बाद आ जाती समानता। अनेक देशों में जातिगत आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को एक समानता है, लेकिन ऐसा एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र है जहाँ पाकिस्तान, जहाँ हिंदुओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं पूरा। सह अस्तित्व की भावना आ जाती है। सह अस्तित्व में आ जाती 21वीं सदी की शांति शिक्षा में यह असह अस्तित्व की भावना को विकसित करना चाहिए। समाज में सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता एवं रुचियों के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलने चाहिए। सह अस्तित्व, सभी को बराबर का अस्तित्व मिलना चाहिए। इसके बाद आ जाती है अहिंसा। अहिंसा में महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्मा। समानता अशांति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाया जाता है। जंगल का जंगली जानवर भी तब तक हमला नहीं करता जब तक उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचने का डर न हो। इसीलिए शांति की शिक्षा भी महात्मा गांधी ने अहिंसा कहा था। अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा किसी भी प्रकार किसी भी जीव पर हिंसा न करें। अहिंसा का पाठ पढ़ाएं सभी को। इसके बाद आ जाती है लास्ट में संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल के बारे में बताया कि हम किसी भी व्यक्ति से आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया में संप्रेषण कौशल की बात आ जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है यदि हम एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं को समझ सकें तथा अपने विचारों एवं भावों को दूसरों को समझ सकें तो अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। महात्मा गांधी को सत्य एवं अहिंसा के विचारों को भारतीयों को समझाने में का कौशल प्राप्त था, इसलिए वह सभी भारतीयों के लिए आदर्श पुरुष बन गए और सभी भारतीय उनके बताए मार्ग के अनुसरण करने लगे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही संप्रेषण कौशल का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बालक अपने अहिंसावादी एवं शांति विचारों को संप्रेषण समाज में फैला सकें तथा एक संपूर्ण शक्ति युक्त समाज की स्थापना हो सके। संप्रेषण कौशल के आधार पर ही विश्व के नागरिक एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। ओके, धन्यवाद।